टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा जो टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हम उसके अंदर जो ओम्स लॉ था वो कंप्लीट कर चुके थे। करंट डेंसिटी क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके थे। साथ ही साथ में जो रजिस्टर होता है उसकी जो कलर कोडिंग होती है वो भी हम देख चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट फ्लो होना जो है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि उस करंट जो फ्लो हो रहा है उसका एक कुछ मैनर होगा, वो मैनर हमको देखना है कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। चलिए, तो जहां आपको हेडिंग दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, क्लियर है। और साथ ही साथ में 2 पॉइंट और दिख रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर जैसे हम स्टडी करेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है, यानी कि करंट का फ्लो जिन चार्जेस की वजह से होता है उनकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म निकल कर आएगी, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये हमको पढ़ना होगा, क्लियर है। चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार से कंडक्टर के थ्रू निकल के आई है और रिलैक्सेशन टाइम किस प्रकार से निकल के आया है। चलिए देखिए, आप सभी को पता है जो कंडक्टर रहता है उसके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहता है अपना कि अपने कंडक्टर ले रखा है, वो कंडक्टर के पास में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं यहां पर तो 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, यानी कि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, जो क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्लियर है। चलिए, अब इतना सारा जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है किसी कंडक्टर के अंदर, तो हमको देखना है कि ये कैसे फ्लो करता है। अब अगर जब हम बात करते हैं, आपके पास में एक नॉर्मल कंडक्टर रखा हुआ है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी हो तब उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, हमें सबसे पहले वो चेक करना है। देखिए कैसे, आपके पास में सपोज करके चलते कोई एक कंडक्टर है, इसके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके पास में जब मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा था तभी भी क्या होता है कि ये अपनी जगह पर रुके हुए नहीं रहते, ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे अभी मैंने कंडक्टर लिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो जब तक मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तो अपने को ऐसा लग रहा था कि यार ये स्टेबल कंडीशन में रखा होगा, मगर स्टेबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, अपन अज्यूम करते हैं कि कुछ रूम टेम्परेचर होगा, रूम का नॉर्मली कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है, सन है, सन से थर्मल एनर्जी निकलती है, तो थर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टोर्ड होगी। तो ये जो कंडक्टर था इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं ये। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है। इनका जो मोशन रहता है वो कैसा रहता है, रैंडम मोशन रहता है, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि फ्री है ये पूरी तरीके से। फ्री इलेक्ट्रॉन इन्हें बोल ही इसलिए रहे हैं अपन क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, वो फ्री है, इनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं अगर किसी एटम के आसपास चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगाते हैं मगर बाउंडेड नहीं है कि मेरे को लगाना ही है, अगर कोई दूसरा फोर्स इनको दिखा तो ये उसकी तरफ चले जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां क्या हो रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे रैंडमली मूव कर रहे थे। अब कोई चीज मूव करती है तो उसके पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो यहां हम बात करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन था तो इस डायरेक्शन में सपोज कीजिए ये कुछ u1 वेलोसिटी के साथ में गया, अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, वो कुछ इस डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी के साथ में जा रहा होगा, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा u3 वेलोसिटी के साथ में, कोई एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ u4 वेलोसिटी के साथ में जा रहा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कैसा है, रैंडम है, क्लियर है। यानी आपके पास में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बांध नहीं रखा हो या फिर इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा हो और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा हो तो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं, क्लियर है। अब इनकी जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, तो यहां हम बात करते हैं जो आपका रूम टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर पे जो रैंडम वेलोसिटी रहती है इन इलेक्ट्रॉन्स की वो कुछ आपको मिलती है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड से ये मूव करते रहते हैं, क्लियर है। तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहे थे, ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे। इनका जो मोशन रहता है कैसा रहता है, रैंडम मोशन। यहां लिख सकते हैं अपन, देयर इज
नो सच डायरेक्टेड मोशन, कोई डायरेक्टेड मोशन नहीं रहता है, देयर इज नो सच डायरेक्शन मोशन। द इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली, कैसे मूव करते हैं ये? रैंडमली मूव करते हैं। कब की बात कर रहे हैं अपन? व्हेन देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर। ये कब बोल सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कब कर रहा है? जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बांध नहीं रखा हो। क्लियर है? यानी कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रखा हो। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि आपके पास जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रूम टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी उन्होंने गेन करी और इधर उधर इधर उधर भागने लगे। और जैसे ही भागते कोई चीज मोशन में आती है यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये जो वेलोसिटी थी वो पर्टिकुलर हर डायरेक्शन में था। अब सवाल यहां पर ये उठा कि अगर कोई कंडक्टर है, वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बांध नहीं रखा है अपनों ने, उसको ऐसी नॉर्मल रख रखा है, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? सबसे पहला सवाल ये था, ये क्वेश्चन मार्क था अपने लिए। क्लियर है? क्योंकि अभी जो हमने ये चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी वहां हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा हो, चल रहा हो किसी वेलोसिटी के साथ में, तो वहां क्या हो रहा था? करंट डेवलप हो रहा था। मगर क्या कभी आपने देखा है कि लोहे की छड़ है, ऐसे धूप में रखी हुई है, आप उसको हाथ लगाते हो तो करंट लग जाता है? नहीं हुआ ना ऐसा। क्यों नहीं हुआ? हमको वो डिस्कस करना है। क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप उस लोहे की छड़ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, फिर हाथ लगाओगे तो खत्म हो जाओगे। क्लियर? मगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि नॉर्मल अगर छड़ रखी हुई है, धूप में रखी हुई है, धूप में रखने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके अंदर हो रहा है, मगर फिर भी अपन उसको पकड़ के हाथ में ले सकते हैं, फिर भी उसके अंदर से अपने को करंट नहीं लगता है। ये एक सवाल था। तो ऐसा क्या हो रहा था उसके अंदर जिस वजह से फ्लो होते हुए भी मुझे करंट नहीं लग रहा था? ये मुझे देखना था। क्लियर है? तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इतना प्रोसेस को आप नोट कर लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है? चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपना क्वेश्चन क्या था कि जो छड़ रखी हुई है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मगर हम उठा रहे हैं तो करंट नहीं लग रहा है। तो जब इसकी स्टडी करी गई तब कंक्लूजन यह निकल के आया कि रैंडम मोशन तो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन था, ये इस डायरेक्शन में कुछ u1 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा था, रैंडम था, कोई भी रैंडम मोशन हो सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो कुछ u2 वेलोसिटी के साथ में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तीसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, चौथा कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा कुछ u4 वेलोसिटी के साथ में, और ये कुछ u3 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा था। अगर मूव करते हुए भी हमें करंट फील नहीं हो रहा था। तो कंक्लूजन यह निकल के आया, जब हमने फर्दर स्टडी करी उसकी अच्छा डीप में जाकर, तब कंक्लूजन यह निकल के आया कि अगर कोई पहला इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर के अंदर 10⁸ पर क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई ऐसा होगा जो इस वाली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी सडन टाइम के ऊपर एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी u5 के साथ में मूव कर रहा होगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई ना कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब ये अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो इससे हुआ क्या, यहां अपने को देखना है। जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है इसने u1 वेलोसिटी के साथ में, तो इसी सडन टाइम के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा यहां होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ u2 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करा तो इधर की तरफ क्या जनरेट हुआ, एक करंट जनरेट हुआ I1 नाम से, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक और करंट जनरेट हुआ I2। और कंक्लूजन यह निकला कि ये जो करंट जनरेट हो रहा था I1 ये बराबर था इस I2 के, मगर ये दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। समझ में आया आपको? जैसे मैं यहां बीच में खड़ा हुआ हूं, मुझे एक पीछे से पर्सन ने धक्का दिया तो मैं आगे की तरफ जाना चाह रहा था, मगर उसी सडन टाइम पे जितना पीछे वाले ने फोर्स लगाया आगे वाले बंदे ने भी मुझे उतना ही फोर्स लगा दिया, तो मैं स्टेबल हो गया, यानी कि मैं अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो यहां भी सेम प्रोसेस हो रही थी, एक करंट जनरेट हुआ इधर, मगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करके उस वाले करंट को खत्म कर दिया।
इसलिए जितने भी रैंडम मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और उसके करंट को खत्म कर देता है। इस वजह से मोशन होते हुए भी थर्मल एनर्जी की वजह से जब हम उस छड़ को हाथ में उठाते हैं तो हमको करंट नहीं लगता। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला है हम उसकी फाइनल बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या होता है, ये आपने नोट कर लिया तो उसको रफ कर देते हैं फटाक से। कंक्लूजन ये निकला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हटा देते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स traveling in any random direction is equal to number of electrons traveling in opposite direction। ये हमारा एक कंक्लूजन निकल गया है। क्या है कंक्लूजन, वापस से देख लीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन मूव कर रहे थे, सडन उसी टाइम पे कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये कंक्लूजन निकल गया है हमारा। अब हमें बात करनी है कि अगर कोई आगे भी जा रहा है, कोई पीछे भी जा रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर खड़ा हुआ था, सेम डिक्टो मेरे जैसा एक और पर्सन मेरे सामने खड़ा हुआ था। आपने जैसे पलकों को झपकाया तो मैंने क्या करा, जिस टाइम पे आपकी आंखें बंद हुई होगी उस टाइम पे मेरी वाली पोजीशन आगे हो गई और मेरे जैसा देखने वाला जो बंदा था वो पीछे खड़ा हो गया। तो आप जब आंखें बंद करके खोलोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि हमने पोजीशन चेंज करी है? नहीं पता चलेगा ना। तो वही केस यहां पर दिख रहा था। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, मगर क्या हो रहा था, रैंडमली मूव कर रहे थे, करंट भी जनरेट नहीं हो रहा था। तो हमने ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, मगर एक्चुअल में रेस्ट में नहीं थे। क्लियर है? यहां आपको समझ में आया? चलिए अब यहां अगर मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर द वेलोसिटीज ऑफ randomly moving electrons are u1, u2, u3 और कुछ un रही होगी। क्या लिखा है यहां पर? Let us consider the velocities of randomly moving electrons are u1, u2, u3 and un. Then the average of these velocities are u average, क्या हो जाएगा, एवरेज निकालता था आपको, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस कहां तक ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं डिवाइड बाय n। इसका एवरेज ये हो जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अपन लिख देते हैं n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हमने हेडिंग, लेट अस कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर u1, u2, u3 and u3, then the average of these velocities are u average is equal to u1, u2, u3, un तक है और n क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब हमने इसका एवरेज निकाला तो हमारे पास जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 0। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं रहा है। क्लियर है? ये सारा प्रैक्टिकली प्रूव है। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि जैसे ही हमने सारी वेलोसिटीज को लिया और उनका जब हमने एवरेज निकाला यू एवरेज, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 0। यानी कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ मोशन इन द कंडक्टर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम देख चुके हैं अगर कोई कंडक्टर है, थर्मल एनर्जी की वजह से अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे थे तब कोई नेट करंट जनरेट नहीं हो रहा था उसके अंदर, ये हमको पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बांध देंगे। यानी कि एक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, कंडक्टर को रख देंगे। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, उस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने बैटरी को लगा दिया जिसने उस कंडक्टर के अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है, अच्छे से हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है क्या रहेगा, मतलब इसी को हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो जो रहेगा, व्हेन
we connected battery across a conductor it will generate a इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखिए, अब आपकी जो किताबी लैंग्वेज है, आपके जो नोट्स बनाने वाला थ्योरी है, वो आप थोड़ा सा रुक जाइए, अपन पूरा एक एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर वे में लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, अब हुआ क्या, आपके पास में क्या था, एक कंडक्टर था, यहां आपने क्या करा, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये रेंडमली किधर भी मूव कर रहे थे, कोई इधर कोई इधर, ये ऐसे कुछ रेंडमली इनका क्या हो रहा था, मोशन हो रहा था। मगर जैसे ही मैंने क्या किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव टर्मिनल को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, आप सभी को पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट हो गई। ये आपको समझ में आया? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही क्या है, हमने फोर्स को अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने के लिए दो बातों को यहां देखा था। पहली थी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा था पोटेंशियल। दोनों ही बताते हैं हमें फोर्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये हम बात कर चुके हैं। एक था ये जो फॉर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये वेक्टर फॉर्म था, और एक पढ़ा था पोटेंशियल, वो सेकेंड मेथड थी स्केलर फॉर्म वाली। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई इस कंडक्टर के अंदर, अब इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मूव कर रहे थे उनका मूवमेंट कैसा हो गया, यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, मगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने देखा तो इसके ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा। अब फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा उस फोर्स की वजह से। यानी कि जो फोर्स लगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं यहां पर, इसके ऊपर एक फोर्स लगा। अब ये फोर्स कितना लगा, तो ये जो फोर्स था, इस फोर्स की वैल्यू थी माइनस का E इंटू ई। आधे बच्चे समझ गए होंगे ये कहां से आया, जिनको नहीं आया वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। यहां तक समझ में आया? अब यही वो फोर्स है, यहां पर जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन था, तो E लिख दिया, और पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E, तो ये यहां से ये फोर्स आया है। क्लियर है? चलिए, ये से बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर जिसको नहीं समझ में आता है एग्जैक्ट उनको भी अपन लेके चलते, और ये कुछ ऐसा निकलता है। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? यानी जैसे ही मैंने कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल के थ्रू, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका है। अभी जो फोर्स लगा है, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स तभी लग सकता है जब बॉडी के पास मास हो, इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, और उसके पास एक्सेलरेशन हो। यानी कि जैसे फोर्स लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहां आपको समझ में आया? अब इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। अभी हमने देखा जो फोर्स था वो कितना निकल के आया, माइनस का E, ये माइनस में इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और अपॉन में मास। यहां पर जो M है ये क्या है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही कंडक्टर को मैंने जोड़ा कैसे, बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जनरेट, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन। और कितना जनरेट हुआ, माइनस E अपॉन में M। यहां तक आपको क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, जैसे आपने घर में बल्ब भी देखा होगा, जैसे आप बटन चालू करते हो तो एकदम से बल्ब चालू हो जाता है, यानी कि सडन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना एक्सेलरेशन है। क्या सही में ये एक्सेलरेशन की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था? फिर लोगों ने सोचा, तो लोगों ने जब सोचा कि पहले तो दिमाग में यही चीज आई होगी उनके कि एक्सेलरेशन तो निकल गया, यानी कि जैसे ही मैंने बटन चालू करा जो इलेक्ट्रॉन था खतरनाक एक्सेलरेशन के साथ में क्या हो गया, पार कर गया होगा यहाँ पर। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था कंडक्टर के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे
एक्सेलरेशन तो था इनके पास में, मगर होता क्या था, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करने गया तो दूसरा कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव एटम होगा, ये उससे जाके टकरा जाता था, या फिर इलेक्ट्रॉन्स और 10⁻28 समथिंग कुछ इसमें थे। तो जैसे ही आगे बढ़ना चाह रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन के साथ में, उसी टाइम पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, वो सडन एकदम गेन नहीं कर पाया होगा, हल्का सा धीरे से आगे बढ़ा होगा और ये इससे जाके टकरा गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो एक्सेलरेशन था वो जैसे ही स्पीड को पकड़ता किसी न किसी से जाके टकरा जाता था, और वो टकरा टकरा के कैसे बढ़ रहा था आगे धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे क्या ब्लॉक रखे थे, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, इसको हटाते हैं। इतना नोट कर लिया है, चलिए इधर देखिए। चलिए यहां देखिए क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो था जैसे ही क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ इस डायरेक्शन के अंदर, तो एक्सेलरेट हुआ तो यहां पर कुछ स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी रही होगी u उसके पास में। जैसे ही एक्सेलरेट हुआ तो यहां पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन भी पड़ा होगा, तो जैसे ही ये इसके पास आया और इससे टकरा गया। आप अच्छे भाई रास्ते में चल रहे थे, सामने खंबा गया, टकरा गए तो रुक जाते हो ना। ऐसे ही क्या हुआ, ये यहां पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जैसे ही टकराया इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर ये टकराने के बाद भी रुका नहीं। आप किसी खंबे से टकराए तो रुक जाओगे क्या, नहीं रुकोगे, आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद में जैसे यहाँ टकराया फिर इधर मूव करने लगा, मतलब बड़ा आगे ही रहा है मगर रैंडम मूव भी चलता रहा साथ में, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी किसी पार्टिकल के साथ में टकराया फिर वापस आगे बढ़ने लगा। ये देखा आपने, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर टकराता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है फिर टकराता है, फिर थोड़ा बढ़ता है फिर टकराता है। यानी कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो था कभी यहां से लेके यहां तक आया, फिर हल्का सा रुका, फिर यहां से लेके यहां तक आया, हल्का सा रुका, फिर यहां से लेके यहां तक आया, फिर हल्का सा रुका। यानी कि ऐसा देखने में लग रहा था कि खिसक खिसक के आगे जा रहा है। यानी कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आप इंदौर वाली सिटी में कहीं पर भी गए हो, XYZ बड़ी सिटी के अंदर, वहां पर क्या हुआ, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे ही आगे गए तो ट्रैफिक लाइट मिली, आप रुके, फिर थोड़ा सा आगे गए फिर एक और गाड़ी, बहुत सारा ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो आप ट्रैफिक में अगर तो पूरा अच्छा ट्रैफिक से भरा हुआ, थोड़ा सा आगे गए किसी आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आप भी रुक गए, फिर वो आगे बढ़ी फिर आपने आगे गए, फिर और आगे एक और गाड़ी है फिर आपने ब्रेक लगाया, तो आप कैसे जा रहे हो, खिसकते खिसकते जा रहे हो। ये जो खिसकना था इसी की वजह से क्या निकल के आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है क्या, खिसकना। तो यहां से जो टर्म निकल के आई वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा लग रहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेट होता टकराता, फिर एक्सेलरेट होता फिर टकराता, फिर एक्सेलरेट होता फिर टकराता। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव नहीं कर रहा है, वो एक छोटी सी वेलोसिटी के साथ में एक मूव करता जा रहा है, और उसी को हमने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि यहां से लेके यहां तक में कुछ हल्की सी वेलोसिटी होगी, यहां से लेके यहां तक में कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, यहां से लेके यहां तक में कोई भी वेलोसिटी होगी। तो ये जो छोटी छोटी जो स्मॉल वेलोसिटीज थी, इनका जब मैंने एक एवरेज निकाला तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उसी को क्या नाम दे दिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्लियर है आपको? यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ये समझ में आया आपको? ये इलेक्ट्रॉन था, चलिए दूसरा मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक कोई पार्टिकल रखा होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया, इससे टकराया। अब जैसे ही यहां पर था इसके पास में कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u, और जैसे ही यहां इस वाले पॉइंट पे जस्ट टकराने से पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ इसने फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली होगी, कुछ v। अब यहां से लेके यहां तक जाने में इसका जो टाइम है वो कुछ t1 रहा होगा। क्लियर? अब जैसे ही वो यहां पर टकराया इस वाले पार्टिकल से, अब टकराने के बाद में इलेक्ट्रॉन अब यहां आ चुका है, जैसे ही टकराया इलेक्ट्रॉन के पास में, अब जैसे ये स्टार्ट कर रहा है तो वापस इसके पास में कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ गई होगी u। क्लियर? फिर दूसरा पार्टिकल कोई यहां पर था, फिर अब इलेक्ट्रॉन को इस वाले पार्टिकल से इस वाले पार्टिकल में जो टाइम लगा वो भी कुछ क्या था, t1 टाइम था। यहां पर कितनी वेलोसिटी थी जब स्टार्ट कर रहा था, u थी, जैसे ही इससे टकराने वाला था तब इसकी वेलोसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन की वो कुछ थी, v थी। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, दो सक्सेसिव कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन का हुआ तब उसके टाइम, उसके जो कोलिजन होने के बीच में उसने वेलोसिटी गेन करी थी वो कुछ हल्की सी स्मॉल वेलोसिटी रही होगी, और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम रहता है आपका वो कुछ टाइम रहा होगा। ऐसे यहां पर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, सब कोलाइड हो रहे होंगे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम था, हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा। जब उन सारे टाइम को निकाल कर मैंने उनका एवरेज निकाला तो एक मेरे पास एक टाइम निकल के आया, उस टाइम को क्या नाम दिया गया मैंने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में किसी इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ वेलोसिटी रही होगी, उस
ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को मैंने कलेक्ट किया, उनका एवरेज निकाल दिया और जो फाइनल वैल्यू निकल के आई उसी को नाम दे दिया अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? आई होप आपको रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं। क्लियर? तो आप इसका डायग्राम नोट कर लीजिए फटाक से, फिर अपन बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है वो मैंने पूरा बोर्ड पर लिख दिया है आपके प्रॉपर नोट्स के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद, ये तो अंडरस्टैंडिंग वे है, इसके बाद हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके लिए एक प्रॉपर एक डेरिवेशन देखेंगे और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसके अंदर से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लिए। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। ये डायग्राम भी बना रखा है, यहाँ कोलाइड हुआ फर्स्ट कोलिजन, फिर यहां से लेके यहां तक आया और बीच के इसमें t1 टाइम था कुछ इसका, जिसके अंदर ये आराम से मूव करा। यहाँ पर कुछ इसके पास में u वेलोसिटी थी, जैसे इससे टकराने वाला था तो फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो गई होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है इसके पास में। ऐसे ये डायग्राम बना हुआ है और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। नीचे लिख रखा है आपने, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स अ वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। It is observed that electrons doesn't move with constant acceleration, it gains velocity and collide. This small constant velocity of all the electrons are known as drift velocity. Clear है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन हैविंग अ u1 वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक बार टकरा चुका है और टकराने के बाद में वेलोसिटी गेन कर रहा है। तो जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u1 वेलोसिटी। क्लियर है? एंड एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1 बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया फिर u1 वेलोसिटी के साथ में मूव करा, अब उसके पास में एक्सेलरेशन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा। कब तक? जब तक वो दूसरी बार टकराता नहीं है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देन द अटेन्ड वेलोसिटी विल बी, यानी कि जैसे ही वो टकराने के बाद में स्टार्ट हुआ और दूसरा कोलिजन करने वाला ही है, उससे जस्ट थोड़ा सा टाइम पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो अपने को यहां देखना है। अब यहां पर अपने को तीन पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देख रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है? एक देखने को मिल रहा है अपने को क्या? एक्सेलरेशन। और एक और क्या देखने को मिल रहा है यहां पर? टाइम। तो ये जो तीन पैरामीटर आ जाते हैं तब जो फाइनल वेलोसिटी रहती है उसको निकालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो पहला वाला रूल लगा देते हैं। यहां पर अपन क्या बोलता है, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी रही होगी वो कुछ, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करो तो कुछ v1 रहा होगा, वो कितना रहा होगा? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। क्लियर है? ए क्या आपका एक्सेलरेशन है, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां क्या लिखा हुआ है? द अटेन्ड वेलोसिटी विल बी दिस एंड सिमिलर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ऐसे मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे v2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? u2 एक्सेलरेशन वही रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहां पर आ जाएगा τ2। ऐसे ही कुछ होगा v3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u3 प्लस a τ3। ऐसे ही कहां तक होंगे? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ये क्या हो जाएगा? un प्लस a τn, यानी कि ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटीज हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां लिख सकते हैं देन the average of these velocities will be vd is equal to, यहां लिख सकता हूं मैं v1 प्लस v2 प्लस v3, कहां तक जाएगा ये? vn तक, वो डिवाइड कर देंगे अपन कैपिटल n से। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज निकालते आता है आपको। एवरेज क्या होता है? जितने भी पर्सन थे, जैसे सपोज करते हैं कि 5 लड़के, 5 लड़कों के पास में कुछ पैसा है, तो उसका एवरेज निकालना है कि पांचों के पास में कितना पैसा है। क्लियर है? यानी कि हर एक सारे पांचों आदमी से मैंने पैसा ले लिया और सारा जैसा मेरा पैसा इकट्ठा हो गया मेरे पास में, फिर मैंने क्या करा? वही पैसा उन पांचों को बराबर बांट दिया, तो हर एक के पास में कितना बराबर पैसा है वो एवरेज होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है अपनी। क्लियर है? चलिए, देन द एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज विल बी दिस। अब यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं, v1 की वैल्यू कितनी? u1 प्लस a τ1, यहां लिख सकते हैं अपन u1 प्लस a t1, तो t1 τ1 इसको τ1 की टर्म्स में ही रखो आप, प्लस ये कितना आ जाएगा? u2 प्लस a τ2 प्लस, ऐसे ये कहां तक जाएगा? un प्लस a τn।
क्लियर, देखिए मैं वेक्टर लगा रहा हूं क्योंकि वेक्टर होता है और अपॉन में n चल ही रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप, हाँ दिख ही रहा होगा, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ दिख रहा है आपको। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ देखिए ये निकल के आया था कुछ अपने पास में, वहां डायग्राम भी बना दिया, उसको देख कर समझ सकते हो। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए मेरे पास में मैं क्या कर सकता हूँ, जो यू वाली टर्म है मेरे पास में, जो इनिशियल वेलोसिटी वाली, उन सबको मैं एक तरफ इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इकट्ठा करने से मेरे पास में क्या हो जाएगा, जो वीडी रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2, और ये कहां तक है, n तक है, तो यहाँ पर un आ जाएगा और अपॉन में n, यानी मैंने इसको तोड़ दिया है, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। फिर यहां पर अपने पास में क्या बचा, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2, और ये कहां तक है, n टर्म तक है आपके पास में, तो a टाउ n, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल n आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब मुझे बताइए, कोई चीज जैसे आप किसी खंबे से टकराए तो आपको उठने में थोड़ा समय लगेगा, फिर आप 1-2 कदम चलोगे धीरे 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 धीरे, यानी कि जो स्टार्टिंग की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। और स्लो है यानी कि उसकी वैल्यू कितनी, बहुत कम है, बहुत ही कम है उसकी वैल्यू, और उसका बहुत ही कम वैल्यू का आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। ये एवरेज ही है, ये एवरेज ही है, समीशन और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये समीशन की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज्यादा छोटी आएगी। क्लियर है? ऐसा नहीं समझते हो तो आपने अभी देखा होगा कि ये जो चीज टर्म निकाली थी अपने, जैसे अपने स्टार्टिंग करी थी, ये टर्म 0 आई थी, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी थी इनिशियल वाली कितनी थी, 0 थी, तो इसको मैंने 0 लिखा। मेरे पास में जो वीडी आया, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक्सेलरेशन को मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास में यहाँ क्या बचता है, अंदर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, कहां तक है ये, टाउ n तक है, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, समय वेक्टर नहीं होता, डिवाइड बाय n। क्लियर? अब ये जो टर्म निकल गई, देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूं। ये जो टर्म निकल के आई है, ये देखिए रिलैक्सेशन, जो आपको जो टाइम था दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जो हर इलेक्ट्रॉन का जो टाइम था उसका एवरेज है, तो इसी एवरेज को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे, ये समझ में आ गया, ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, उन सारे टाइम्स का एवरेज निकाल दो तो वो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखिए यहां से जो वीडी मेरे पास में निकल के आया है वो कितना निकल के आया, ए, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टाउ एवरेज लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख देते हैं टाउ एवरेज, यानी कि दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये रहता है आपका, क्या रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मगर हमने देखा जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स कितना निकल के आया था, माइनस का ई, और ये ई अपॉन में एम ऐसा था। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास में जो वीडी निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का ई स्मॉल, ये वाला अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन में एम, और यहां पर कितना जाएगा, टाउ एवरेज। तो ये जो था एक्सप्रेशन था फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई बोलता है आपको तो कितनी रहती है वो, वीडी इज इक्वल टू माइनस का ई, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, टाउ एवरेज अपॉन में एम। क्लियर है? चलिए अब यहां पर अपन इसको इधर बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे देख सकते हैं इसको, तो यहां देखिए अभी अपने को एक रिलेशन पता है, जो E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, V बाय L होता है, ये आपने देखा है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट D, रिलेशन पढ़ा था आपने, तो वहां से क्या निकल गया, E इज इक्वल टू V बाय L। तो जैसे मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास में जो VD निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का E, यहां पर अपन V को ले आते हैं अपन, यहां पर आ जाएगा अपने पास में टाउ एवरेज, और अपन में क्या बचेगा यहां पर ML। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रॉपर डेफिनेशन में लिख देता हूं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख देता हूं। उसके बाद अपन याद रखेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकल के आया है इसको याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपकी आईआईटी हो, आपकी नीट की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, XYZ, एनटीएससी भी हो, जो भी हो, उसके अंदर ये फॉर्मूले का बहुत यूज है और इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर? तो इसको याद कैसे रखें उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं, मैंने डेफिनेशन लिख दी, यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Vd इज इक्वल टू
ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस लगा हुआ है। ई V is the potential, tau average is the relaxation time average, a mass of electron, L is the length of conductor. Relaxation time क्या होता है? The time between two successive collision of an electron in a conductor, इसको relaxation time बोलते हैं अपन। और average relaxation time क्या होता है? Average of all the relaxation time of electron. क्लियर है? अब मैंने कहा था इसको याद रखने का तरीका, तो आपको याद रखने के लिए खाली एक लाइन याद रखनी है, क्या? विमल खाने से दांत खराब होते हैं और आपको डेंटिस्ट के पास में जाना होता है। क्लियर है? चलिए, क्या लाइन बोली मैंने, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे आप? वी मल, VEML, विमल खाने से आपके खराब होते हैं दांत यानी टीथ, यानी कि टाउ का T, और उसकी वजह से आपको जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास में यानी कि VD। क्लियर है? तो ये याद रखने का आपको एक प्रॉपर वे है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, नहीं तो ये प्रॉपर याद नहीं होता। VD इज इक्वल टू EV टाउ एवरेज अपॉन ML। कैसे याद रख सकते हो? V अपॉन में ML, यानी कि V मल इज इक्वल टू खाने से क्या हुए, आपके दांत खराब हुए यानी कि टीथ का टाउ एवरेज अपॉन में दांत खराब हुआ तो कहां जाओगे? डेंटिस्ट के पास में, यानी कि VD का D यानी कि डेंटिस्ट। क्लियर है? तो ये याद रखना, V मल इज इक्वल टू टाउ अपॉन में VD, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अच्छा इंटरेस्टिंग है, और क्या है चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट में और आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी अपनों ने निकलाई थी VD, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। चलिए, तो और एक और ये ऐसा भी आ सकता है कि एग्जाम में प्रूव कीजिए I इज इक्वल टू VDENA, यानी कि I इज इक्वल टू V ना, ये सब प्रूव करने को आ सकता है। तो चलिए ये रिश्ता हम देख लेते हैं क्या कहलाता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यानी कि एक L लेंथ का कंडक्टर है, उसके आसपास अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A। ये जो कंडक्टर आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ A, और इसकी जो लेंथ है वो L दे रखी है। अब हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट करा तो यहाँ क्या जनरेट हुई, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इनसाइड अ कंडक्टर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्रिएट करा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है कंडक्टर के अंदर, वो कितनी जनरेट हुई है, तो देखिए E इज इक्वल टू V अपॉन में L। V is the potential difference across the conductor, L is the length of a conductor। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब यहां क्या हुआ, ड्यू टू E the electron will drift in opposite direction of electric फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी अपनों ने, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, मूव करा तो कैसा खिसकते खिसकते मूव कर रहा था, इसलिए अपनों ने क्या बोल दिया कि ड्रिफ्ट करने लग गए इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन्स in a unit volume of a conductor, यानी कंडक्टर की यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस कंसीडर देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोल सकते हो आप, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैव E चार्ज। कितना चार्ज है उनके पास में, E अमाउंट का कुछ चार्ज है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्लियर है? ये आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने बात करी कि पर यूनिट वॉल्यूम में इसके पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ L length of conductor is equal to n into
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये समझ में आपको क्या लिखा मैंने? सबसे पहले देखा आपने कि किसी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन अमाउंट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे निकालना है कि हमारा जो टोटल एल लेंथ का कंडक्टर है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे, कंडक्टर का वॉल्यूम लिया, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उससे क्या निकल गया, टोटल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया आपको? तो यहां लिख दिया मैंने, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं फटाक से। चलिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर उसको कैपिटल एन नाम दे देते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, एन, और वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। क्लियर है? तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर के अंदर। अब बात करते हैं अपन टोटल चार्ज की। टोटल चार्ज इन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज कितना होगा वो अपने को पता करना है। तो अपन ने यहां पर हमें जो बात पता है वो क्या पता है, जो Q इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, N इंटू E। ये होता है N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कैपिटल N लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जो चार्ज निकल के आया टोटल किसी कंडक्टर के अंदर, वो कितना निकल के आया, N कितना है, स्मॉल n a l e। दिस इज द चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास में क्या एक कंडक्टर था, इसका जो एरिया था वो कुछ a था, इसकी जो लेंथ थी वो l थी, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे थे, ऐसे कुछ मूव कर रहे थे, और करंट जो था कुछ इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा था। ये आपको समझ में आ चुका था। यहां देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब मुझे बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये यहां वाले पॉइंट से, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए, ये एक पॉइंट बना लेता हूं मैं यहां पर, एक ये पॉइंट बना लेता हूं, एक पॉइंट भी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले पॉइंट के अंदर जाएंगे उतने ही यहां से बाहर निकलेंगे। ये समझ में आया? जितने इस वाले सेक्शन से अंदर की तरफ गए उतने ही इस वाले सेक्शन से बाहर आए। ये समझ में आया आपको? तो यहां मैं बोल सकता हूं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स which come into conductor from one end will after time t go out from the conductor's other end। ये समझ में आया क्या लिखा? देखिए क्या लिखा हुआ है, all the electrons which come into conductor from one end will after time t go out from the conductor's other end। यानी जितने अंदर की तरफ आए थे वो कुछ समय यहां से लेके आते कुछ समय लगेगा, उस समय के बाद में इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? देन टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्लियर है? वेलोसिटी ले रहे हैं अपन, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक स्ट्रेट लाइन है तो वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की अगर बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही लीनियर में मूव कर रहा है, तो यो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। यहां देखिए, तो अब अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस की बात करूं तो एल लेंथ है इसकी, वेलोसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के मूव की वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। यहां तक आपको समझ में आया? ये क्लियर हुआ आपको? यहां तक समझ में आया? चलिए, नाउ वी नो द करंट I is equal to what, चार्ज पर यूनिट टाइम।
तो यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, Q बाई टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। ये वही करंट है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना निकाला आपने, यहाँ देखिए N A L E, ये चार्ज था। टाइम कितना निकाला, L अपॉन में VD, तो L अपॉन में VD। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस L से ये L कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बचा, ये VD ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा VD, और यहाँ क्या बचा N A और E। ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हमारा जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसको थोड़ा सा सही से ले लेते हैं। इसको यहां देख लीजिए आप, ये जो निकल कर आया है हमारे पास में, क्या निकल के आया है, I इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, VD, E को आगे ले लीजिए, ENA, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है, यानी कि I इज इक्वल टू VD/ENA, यानी कि वीना। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, वीना। I इज इक्वल टू क्या होता है, वीना। समझ में आया, वीना बोल रहे हो मगर V के नीचे D लगाना, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये जो था रिलेशन था, है ना, ये रिश्ता हमने निकाल लिया है करंट और किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। चलिए दोस्तों, प्रूव कर चुके हैं हम I इज इक्वल टू वीना। क्या प्रूव करा, I इज इक्वल टू वी ना, ये D जो है बेस में। क्लियर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहां देखिए, अगर मैं I को यहां रहने देता हूं, इस A को अपॉन में ले आता हूं, तो मेरे पास में क्या आता है, VD/EN, ये बचता है। अब अभी हमने जो देखा था, क्या देखा था, चार जो करंट पर यूनिट एरिया जो रहता है उसी को क्या बोला था, करंट डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करा था अपनों ने J से, यानी कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन में A। तो यहां से करंट डेंसिटी के बीच में भी रिलेशन हमें पता चला, और क्या निकल के आया, वो J इज इक्वल टू VD/EN। यहां तक क्लियर है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q, यानी आपका जो चार्ज है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए ये जो रहेगा वैलिड रहेगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अब जो देखेंगे वो देखेंगे ओम्स लॉ को हम किस टाइप से इसके थ्रू डिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, अब हमें जो बात करनी है वो करनी है ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे, देखिए इधर देखिए, हमें अभी जो हमने डिराइव किया था वो क्या डिराइव किया था, I इज इक्वल टू व्हाट, VD/ENA, ये हमने प्रूव कर दिया था। क्लियर। यहां पर VD जो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, A इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, N क्या था आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में जितने थे वो, A क्या था आपका, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन। यहां तक क्लियर होने के बाद में अब हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है VD। VD इज इक्वल टू क्या होता है, अभी याद करा था, क्या याद करा था आपने, जल्दी से बताइए। Vmal इज इक्वल टू टाउ एवरेज अपॉन में VD, या V हमने याद करा था, तो यहां से VD निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा VD बराबर, जल्दी से बताइए, आ जाएगा ML टाउ एवरेज अपॉन में VE। यहां तक क्लियर है। तो क्या मैं VD की जगह ये लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ML टाउ एवरेज अपॉन में VE, और यहां पर अभी क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ करेंगे आपने, VD इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं, VENA। यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है हमने, चलिए देखिए क्या गड़बड़ करी है। विमल इज इक्वल टू, हाँ यहां उल्टा लिखा हमने, क्या लिखा है, बंद करो उसको, देखो। चलिए दोस्तों, अब जो हमें बात करनी है वो किससे रिलेटेड बात करनी है, ओम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम देख चुके हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, VD/ENA, और हमें पता है क्या, जो VD होता है वो क्या होता है, अभी हमने याद करा था, कैसे याद करा था, Vmal इज इक्वल टू व्हाट, VD अपॉन में टाउ एवरेज, ये हम याद कर चुके हैं।
क्लियर है? तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने जब डिस्कस करा था तब हमने क्या बोला था, विमल खाने से दांत खराब होते हैं और उससे हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो वहां पर शायद मैंने ये जो टाउ एवरेज था इसको ऊपर ले लिया था, वीडी को नीचे ले लिया था, तो आप उसको सही कर लेना। क्लियर है? थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक। तो वीडी इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए वी ई टाउ एवरेज अपॉन में एम एल। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वी ई टाउ एवरेज अपॉन में एम एल, और ये जो बाकी का पीछे वाला पोर्शन है इसको भी लिख दीजिए ई एन ए। यहां तक क्लियर है? तो यहां से मैंने देखा आई, इस v को उठाकर मैं इसके अपॉन में ले आता हूं तो v इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा, ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज अपॉन में एम एल। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? ये चीज क्लियर है? क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको अगर मैं बात करते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर आपने कोई फिक्स रख रखा है, ओम्स लॉ की कंडीशन यही थी, क्या थी, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। तो अगर इफ आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन वैल्यूज ऑफ ई एन ए टाउ एम एल आर कांस्टेंट। यानी कि जितनी भी टर्म है पूरी टर्म किसकी तरह बिहेव करेगी, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा, जैसे कि आपने देखा ये v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं i बाय v की, वो किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। यही होता है क्या, नहीं, क्या होता है, ये i बाय v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज अपॉन में एम एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट रहेगा किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1 अपॉन r के इक्विवेलेंट रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने इतना नोट कर लिया है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको हटाते हैं अपन। चलिए, तो हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, यहां देखिए हमारे पास जो निकल के आया था वो ये निकल के आया था जो, चलिए इसको एक बार वापस से रिपीट यहां कर लेते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था अपने पास में क्या क्या वैल्यूज थी, आई अपॉन में वी लिया था अपनों ने, किसके इक्विवेलेंट निकल के आया था, ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज, और अपॉन में क्या था यहां पर एम एल। यहां तक क्लियर था आपको? चलिए अब यहां हमें देखना था कि हम ये जो था आई अपॉन में वी इज इक्वल टू जो आया था कांस्टेंट निकल कर आया था, और जो कांस्टेंट था वो किसके इक्विवेलेंट था, आई अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो यहां से हमारा प्रूव हो चुका है वी इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है? तो यहां से हमें पता चला जो हमारा आर था वो किसके इक्विवेलेंट आया होगा, एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज के। यहां तक आपको समझ में आया? ये जो टर्म थी किसके इक्विवेलेंट थी, 1 अपॉन r के इक्विवेलेंट थी। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ml अपॉन में e स्क्वायर na टाउ एवरेज। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर यहां पर मुझे क्या हुआ कि थोड़ा सा और कुछ कंफ्यूजन टाइप में वैल्यूज दिखी, और इसको और आगे सोल्व करा मैंने, यानी कि ये भी अभी यहां पर सेटिस्फाई नहीं थी, कंफ्यूजन कुछ नहीं, यहां पर भी अपन सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसको आगे और सोल्व करा। तो आगे सोल्व करा तो कैसे सोल्व करा, यहां देखिए, as we know रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी होती क्या होती है, जल्दी से अपने ने देखी थी, क्या थी वो रेजिस्टिविटी, क्या होती है जल्दी से बताइए। रेजिस्टिविटी जो देखी थी रो से डिनोट किया था हमने उसको, रो इज इक्वल टू क्या निकल के आया था हमारे पास में, जल्दी से बताइए। रो इज इक्वल टू हमारे पास में निकल के आया था आर एल अपॉन में ए। ये तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये अपन देख चुके हैं, आर ए अपॉन में एल। ये क्लियर है आपको इतना? ये हम देख चुके हैं, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए इंटू एल। यहां तक समझ में आया? अगर यहां से मैं आर की वैल्यू अगर निकालता हूं तो कितनी आती है मेरे पास में, जल्दी से देखिए, आ जाएगी रो ए अपॉन में एल। ये क्लियर है आपको? चलिए, तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, इस वाले पोर्शन को, तो आर किसके इक्विवेलेंट है, कुछ इसके इक्विवेलेंट है। इसको अगर मैं इस वाले टर्म को अगर मैं तोड़ता हूं तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आर इज इक्वल टू, देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर अपन एम को लेते हैं,
और यहाँ पर अपन ले लेते हैं ई स्क्वायर एन, और टाउ एवरेज को यहाँ ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं अपन में एल, और अपन में ए ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये किसके इक्विवेलेंट दिख रही है आपको? ये ए अपॉन में एल है, और यहाँ पर एल अपॉन में ए है। क्लियर है? तो इसको अपन 1 अपॉन रो के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने देख लिया वो जो एक्सप्रेशन देखा, क्या करा था हमने इस एक्सप्रेशन में, ऐसा लिखा था हमने, यहाँ पर m को ले लिया था, नीचे लिया था ई स्क्वायर एन ए को, और इधर ले लिया था अपनों ने एल अपॉन ए, ये देखा था। और हमको पता है जो रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन में एल। क्लियर है? आर ए अपॉन में एल होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं आर को, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन में ए। अब ये वाली एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने कंपेयर किया, तो मेरे पास में क्या निकल के आया, जो रो निकल के आया वो कैसा निकल के आया, m अपॉन में ई स्क्वायर एन ए। क्लियर है? तो यहां से हमको एक कंक्लूजन पता चला, जो रेजिस्टिविटी रहती है, रेजिस्टिविटी इज independent of size and shape of a conductor। क्लियर है? देखिए क्यों, क्योंकि इस रो के अंदर ना ही एल है, और यहां पर क्या, अच्छा अपने ए ले लिया क्या, इसको हटाइए यहां से, यहां पर कितना जाएगा, टाउ आएगा, यहां पर टाउ एवरेज आएगा यहां पर, और यहां पर भी कितना जाएगा, टाउ एवरेज आएगा। क्लियर है? यानी कि ये एल और ए दोनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है, मगर जो रेजिस्टिविटी है वो काय के ऊपर डिपेंडेंट है, इस टाउ के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है आपको? तो ये जो प्रोसेस था हमारा ऑम्स लॉ हमने डिराइव करा, रेजिस्टिविटी को देखा काय के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस को देखा, रेजिस्टेंस भी देखिए काय के ऊपर डिपेंड करता है, इस पूरी टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने पूरा प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर फ्लो कैसे हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाली हमने, किस टाइप से रिलेशन हमने देखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते रहिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।